नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। मैं आप सभी को नेट जेआरएफ टीजीटी पीएचडी आज सभी एग्जाम के लिए मैं हिंदी पढ़ाता हूं और एनटीए नेट का पेपर हुआ है, उसके रिव्यू के लिए मैं आपके साथ लाइव हुआ हूं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हर साल रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन इस चैनल पर होता है। बहुत सारी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में सिलेक्शन की मिल जाएगी, आपको देखनी चाहिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्या पेपर के। तो पेपर जब दे के आए तो बच्चों ने क्या रिव्यू दिया है ना। मेरे पास प्रश्न हैं और मैं उस प्रश्न को दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले जो है आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, है ना, कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर आप हम लोग बात करें 2018 से जब पेपर का पैटर्न बदला, है ना, मैं 2018 से 22-23 तक आऊंगा। 2018 से जब पेपर का पैटर्न बदला, 100 क्वेश्चन आने लगा, तो उन्होंने जो बताया उस पेपर में, है ना, तो उसमें 55 क्वेश्चन तक डायरेक्ट थे। डायरेक्ट का मतलब पंक्तियों से या सीधे साधे थे। और 20 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट के थे, यानी कथन कारण के थे। और 50 20 70 5 75 हो गए, 75। और उसमें ये थे 10 तो आपके पैसेज के थे, पैसेज। तो 50 20 70 5 75 10 85, 15 क्वेश्चन आपके मिलान वाले थे। तो उसके बाद जब 2019 आया, 2020 आया, तो पेपर 2019 में भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। 2020 वाला जब पेपर 2021 में हुआ तो भी ये चेंज हुआ। 2022 में चेंज होता चला गया। तो पेपर कैसे चेंज हो रहा है उसको मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर हम बात करें इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक, तो इकाई 1 आदिकाल है, इकाई 1 हिंदी भाषा विज्ञान है, इकाई 2 हिंदी साहित्य इतिहास, इकाई 3 काव्य शास्त्र, इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, इकाई 5 कविता, इकाई 6 उपन्यास, इकाई 7 कहानी, इकाई 8 नाटक, इकाई 9 निबंध, इकाई 10 अन्य विधा। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न को बताऊंगा कि प्रश्न आया कैसे था। तो नाटक में से क्वेश्चन थे गीत पर, यानी कौन सा गीत नाट्य है, यानी नाटक सुनने गीत नाट्य पर फोकस किया था। किस पर? कि गीत नाट्य कौन सा है। दूसरा मेरे पास प्रश्न आया है कि एक क्वेश्चन दो कहानी पे थे, मतलब ईदगाह पे भी थे, यानी क्वेश्चन कहानी पे भी थे और कहानी में ईदगाह कहानी जो थी ना, ईदगाह से भी प्रश्न आया था। और उसके बाद आप देखोगे रचनाओं के क्रम पे थे। ये तो हर बार पूछता है रचनाओं के क्रम, यानी जो रचनाओं के क्रम आते हैं, रचनाओं के क्रम, ये मैं आपको खूब करा चुका था। रचनाओं के क्रम पर भी थे। और किसने किसके ने, यानी किसने किस कवि पे आलोचना लिखी, यानी किसने किसने किस कवि पे आलोचना लिखी, किस कवि पे आलोचना वाले टॉपिक में आप देखो किस कवि पर आलोचना लिखी, है ना, यहां से भी प्रश्न थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू से भी प्रश्न थे। पीवाईक्यू में जो 2023 का पीवाईक्यू सॉल्व करके गया था उससे भी प्रश्न आपको मिले। और यूनिट 10 पे क्वेश्चन अच्छे थे। और यूनिट 10 जो अन्य विधा है इस पर भी अच्छे प्रश्न थे। और उसके बाद फिर यूनिट 4 पे क्वेश्चन था। और पात्रों से भी क्वेश्चन थे। पात्रों का मैंने लास्ट दिन आपको पात्रों पर क्लास कराई थी, नाटक के, उपन्यास के, कहानी के। पात्रों पर हर बार प्रश्न आता था, पात्रों पर भी था। लेकिन ये पात्र ज्यादातर वही सही कर सकता था जिसने डीप में पढ़ा था, ये जो थोड़ा सा भी कहानी के बारे में जानता और पात्रों को अच्छे तरीके से समझता था। आषाढ़ के एक दिन से एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न अभी मैंने आंसर खुद नहीं खोजा। तो एक्चुअली एक प्रश्न था आषाढ़ के एक दिन पतंजलि का उल्लेख अनुनासिक रंगिनी संगनी अनुस्वार। अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रहा पतंजलि के उल्लेख का क्या मतलब है ना, कि प्रश्न पूरा क्लियर है नहीं, इसलिए आंसर लगाना इसमें कठिन हो पा रहा है। और नाटक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं इकाई 8, अगर मैं बात करूं यूनिट 8, अब मैंने, आप खुद देखोगे तो मेरा घर घर नोट्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में देखोगे कम से कम 700-800 प्रश्न नाटक से है। मैं जानता था नाटक से प्रश्न, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, तो नाटक के प्रश्न आए थे। और स्कंदगुप्त की महिला पात्र, जो आपका स्कंदगुप्त नाटक है ना, स्कंदगुप्त की महिला पात्र, स्कंदगुप्त की महिला पात्र, स्कंदगुप्त की महिला पात्र तो आप सभी लोग जानते हैं ना, इसका गीत भी, हाँ, आप वेदना मिली विदाई। उसके बाद अगर आप देखोगे उपन्यास के महिला पात्रों का क्रम से लगाना था, जैसे राग दरबारी की बेला, हाँ, महिला पात्रों के, यानी जो उपन्यास है, उपन्यास में महिला पात्रों को क्रम से लगाना था, महिला पात्रों को क्रम से लगाना था। और अगर मैं बात करूं तो पतंजलि की बात किसने
कही है। अच्छा, अंधा युग में, अंधा युग नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ के एक दिन में, आषाढ़ के एक दिन में पतंजलि की बात किसने कही है, ये प्रश्न था। और व्याकरण से भी प्रश्न थे, है ना, व्याकरण से भी प्रश्न थे। और अगर मैं बात करूं तो देवनागरी लिपि से, यानी लिपि से हर बार प्रश्न आता है, लिपि से भी प्रश्न थे। अगर मैं और आगे लेके चलूं आपको तो संस्कृत समता के प्रकरण, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, भीष्कृत उसको छोड़ दीजिए, है ना। चलिए, तो कुल मिला के अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर का लेवल हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। और आगे आपको शुरुआत से क्या करनी है ना। मैंने आपको ये पेपर बताया जो मेरे पास प्रश्न आया था, और मेरा नया बैच भी स्टार्ट होगा जुलाई फर्स्ट वीक से। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बार शुरुआत से आप अगर इकाई 1 से शुरुआत करेंगे तो कम से कम इकाई 6 को शुरुआत एक साथ करें, 2-2 यूनिट एक साथ करिए। यानी इकाई 6 के कंटेंट मैं आपको मुहैया कराऊंगा, उसे आपको पढ़ते चलना है साथ के साथ। इकाई 7 सरल है, इसके पूरे कंटेंट को पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। इकाई 8 इसके पूरे कंटेंट को पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, शॉर्टकट पढ़ने नहीं है। यूनिट 9 पूरा पढ़ना है, कंप्लीट निबंध यूनिट 10 पूरा। देखो पिछली बार क्या था, समय कम था, पेपर को देखेंगे तो कट ऑफ पे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस बार समय पूरा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग चलेंगे। इसीलिए मैं अगले बैच में आपकी शुरुआत करूंगा 12:30 बजे, है ना। एक क्लास आपकी 5 बजे से 7 बजे, एक क्लास रात के 9 से 10, 5 से 7 में हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ेंगे। 12:30 में इसी कंटेंट के क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज, रात के 9 से 10 PYQ की सीरीज चलाएंगे। ये डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। और यही पेपर था, आपको कैसा लगा पेपर, आप लोग जरूर रिव्यू देना, आपके कितने सही हो रहे हैं आपके अनुमान पे। फिर मैं कट ऑफ पे एक वीडियो बना दूंगा, किसका पेपर कैसा गया जरूर बताना। बाकी आगे की तैयारी में फिर जुड़ जाइए, समय को नष्ट नहीं करना है। मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, मेरा नंबर 7982866640 है। आप सभी लोग इसे सेव कर लीजिए। जिनको बैच लेना होगा ठीक है, जिनको नहीं भी बैच लेना होगा वो भी मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा और प्लस कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप बता दो आपका अनुमानित कितना लग रहा है आपको कि आपका सही होगा। शुक्रिया सभी का, अपना अपना ख्याल रखें। पेपर अच्छा बुरा तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके पास आंसर की नहीं आ जाती, और जब आंसर की आ जाएगी, जब पेपर मिलाओगे, तब आपको सटीक मूल्यांकन पता चलेगा। क्योंकि पेपर इतना लेंदी आता है, यह बता पाना मुश्किल होता है कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं सही हो रहे हैं। कठिनाई का स्तर हमेशा आता है 20%, वही कठिनाई का स्तर है। आपको पेपर के बाद आंसर की आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। जिसने मेहनत की उसका सिलेक्शन निश्चित है, यह मैं आपसे सत्य वचन कहता हूं, आपसे वादा करता हूं। जिनका पेपर गड़बड़ होगा अगली बार फिर से शुरुआत करेंगे, और रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, एक दिन मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद।